Hello friends, this is Dr. S.M. Azad. I am going to start a new strategy which is designed, developed by the R&D teams of Masters IES. So Masters IES is one of the biggest and very prominent online teaching platform for the civil services as well as the State Public Service Commission aspirants. The main purpose reason behind that I'm going to start this program that this year the cutting, yeah, you can say the cutoff of the prelims was below 100. So it is a stunning and it is really very critical thinking part of that. And it compels the students and parents to think about that and even to the mentors also to think about that what actually happened to this scenario because all the students have given the feedbacks that the minimum cutoff mark should go with 120. I'm talking about the general. हमें बात करने का जो विषय वस्तु यह है कि इस बार सिविल सर्विसेज की परीक्षा की प्रीलिम्स का जो रिजल्ट आया है और यूपीएससी ने जो लिस्ट जारी की उसमें सबसे स्टन करने वाली चीज ये है कि ये कट ऑफ 100 से कम आया है जो कि सबों के सोच से परे है, सारे एक्सपर्ट से लेके जितने भी स्टूडेंट हैं उनसे परे। यहाँ तक कि जो 3 बार 4 बार यूपीएससी सिविल सर्विसेज का परीक्षा लोगों ने दिया है उनके भी सोच से परे नजर आती है कि 100 से कम में क्या है, जबकि ये रिमार्क था, ये एनालिसिस था और ये कंप्लीट कहा जा सकता है फीडबैक था। करीब करीब 500 स्टूडेंट का जो एनालिसिस किया गया, जो पर्सनल इंटरेक्शन करके उसके फीडबैक्स लिए, क्वेश्चंस के फीडबैक्स लिए गए। उसमें सबसे खास बात क्या नजर आ रही थी कि लोगों ने बहुत बताया, स्टूडेंट का फीडबैक था, द क्वेश्चंस वेर वेरी सिंपल एंड दिस सिंपल क्वेश्चंस बिकेम अ वेरी टफ जर्नी फॉर द कट ऑफ मार्क। और बच्चे जो है करीब 98 पे जनरल कट ऑफ मार्क जाता है। तो ये इट इज ए मैटर ऑफ ग्रेव कंसर्न, इट इज अ मैटर टू बी ग्रेट इंट्रोस्पेक्शन टू द स्टूडेंट्स as well as the parents too. The reason is that the simplest questions led to a very tricky situation. जो साधारण क्वेश्चन होता है, जो आसान क्वेश्चन होता है, वो बहुत बड़ी समस्याओं को उत्पन्न कर देता है। बच्चे नॉर्मल कंडीशंस में उम्मीद नहीं करते हैं या कहा जा सकता है एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि इतना साधारण सा सवाल आएगा और उसके जो क्लोज ऑप्शंस होते हैं वो इतना नजदीकी होते हैं जिसके कारण सवाल गलती हुई है इस बार जो देखने में आया है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से यू शुड हैव टू बी रेडी in this program, and our R&D team has given a very specific program regarding this one, and we have fixed that the minimum cutoff you should have to ascertain. आपको अपने आप में तैयार होना होगा कि आपका टारगेट होगा 120 नंबर लाना स्ट्रेटेजी। उसी स्ट्रेटेजी के बारे में आज मैं डिस्कस करना चाहूंगा और खास करके जो ट्रेंड एनालिसिस हम लोगों ने किया है वो 2014 से लेकर के 2019 तक। 2014 इसलिए क्रिटिकल एस्पेक्ट के पॉइंट को रखा गया है, उसका एकमात्र उद्देश्य क्या है, क्योंकि 2013 के बाद कि पूरा की पूरा ट्रेंड, पूरा की पूरी स्ट्रेटेजी, पूरी की पूरी मेथोडोलॉजी चेंज हुई है। तो 1 साल पहले की स्ट्रेटेजी इसलिए तैयार की गई है कि ऐसा तो नहीं कि जो ट्रेंड है यूपीएससी का पुराने और नए चीजों का समावेश है और दोनों का एक कंपोजिट एनालिसिस रूप है। तो 2014 और 2 से लेकर के 2019 तक की जो एनालिटिकल इंट्रोस्पेक्शंस की गई है, मैं उसी के ऊपर बात करना चाहूंगा। और जब इसकी आगे की एनालिसिस की बात करते हैं तो क्या देखा जाता है कि एग्जामिनेशन के जनरल का जो कट ऑफ है, क्या देख रहे हैं हम लोग, पीटी का 98 मार्क्स है और अगर आप मेंस की बात कहा जा सकता है तो 751 है और फाइनल जो कट ऑफ गया है वो 961 है। तो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो रिकमेंड किए गए हैं 829 हैं, जिसमें कुछ स्टूडेंट्स का जो है होल्ड अप है वो प्रोसेस में है, लेकिन उसमें ज्यादा ध्यान देने वाली बात नहीं है। ध्यान देने वाली बात क्या है,
इसके बारे में आपको बहुत अलर्ट सतर्कता बरतनी होगी, और जिसके बेसिस पे हम लोगों ने सारी चीज इस एनालिसिस, इस पूरे के पूरे कहा जा सकता है कि पूरे के पूरे बार चार्ट में डिस्कस किया गया है, जिसमें 2005 है, 2007 है, ये सारी चीजों को का अवलोकन मूल्यांकन किया गया है, जिसमें जनरल कैंडिडेट का कैटेगरी है, ओबीसी का है, शेड्यूल कास्ट का है, शेड्यूल ट्राइब्स का है। ये सारी की सारी एनालिसिस दी गई है। और इसमें जो जिस चीज को आप देखना चाहेंगे, जो खास करके 2019 वाले को मैं फोकस करना चाहूंगा, कि इस फोकल पॉइंट में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप देख रहे हैं 98 मार्क्स। 98 मार्क्स का मतलब है बिलो 100 जो जनरल कट ऑफ गया है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं ओबीसी का, उसमें 95.34% गया है। और जब हम बात करते हैं शेड्यूल कास्ट का 82% है, और ट्राइब्स का 77। जस्ट इमेजिन कीजिए कि कितना ज्यादा लो मार्क्स गया है। तो इसके पीछे आप लोगों को एक रणनीति तैयार करनी होगी, एक बड़ा ही ऑर्गेनाइज फॉर्मेट पे चीजों को लेके चलना होगा। क्योंकि यूपीएससी की परीक्षा की तिथि आपको मालूम है, मैं उसको क्या रिपीट करूं। इस कम समय में 40 डेज का एक प्लान तैयार कीजिए, और प्लान की स्ट्रेटेजी में जो चीज मैं बताना चाहूंगा वो 4 पिलर्स की मैं बात करूंगा, कि यूपीएससी की सफलता का एकमात्र कारण, एकमात्र राज, पिछले जो एनालिसिस किया गया है, हमारे पास 12 साल का एनालिसिस है, लेकिन जो रिसेंट ट्रेंड 14 से लेकर के पहले से लेकर करके जिस ट्रेंड की बात मैंने आप लोगों को बताई थी, कि वो ट्रेंड को जो हम लोगों ने कवर किया है 2014 से लेकर के 2019 तक, तो ये जो 5-6 साल का समय है, उस अंतराल पे जिस चीज का एनालिसिस किया गया है, वो देखा गया है कि यूपीएससी की परीक्षा का जो मूल मंत्र है, उसके 4 परमानेंट पिलर्स, और ये 4 परमानेंट पिलर्स पे ही आपका इकोलॉजी इन्वायरमेंट है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, साथ ही साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की करंट अफेयर्स की चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं, जनरल साइंस की चीज है। ये सारी चीजें इसी से जुड़ी हुई है, इसकी मौलिकता इसी के आधार पर बेस्ड है। और आप लोग सिलेबस को नहीं समझ पाते हैं। जब बार बार सिलेबस को आप पढ़ेंगे तो ये जानकारी मिल जाएगी कि यूपीएससी चाहता क्या है। सो द फर्स्ट पार्ट इज दैट यू शुड हैव टू डेवलप द अंडरस्टैंडिंग अबाउट द सिलेबस। सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग क्या है, सिलेबस में कौन सी चीज को किस ढंग से स्पेसिफाई किया गया, और खास करके यूपीएससी ने जो जार्गन यूज किया है, शब्द का प्रयोग, शब्दावली का प्रयोग किया है, टर्म्स का प्रयोग किया। जैसे छोटा सा एग्जांपल लीजिए, टर्म होता है सिर्फ इंडियन पॉलिटी, टर्म मेंशन किया है कल्चर हेरिटेज, टर्म मेंशन किया है ज्योग्राफी, वो फिजिकल से लेकर सारी चीजें। तो इन चीजों की गहन अध्ययन करने के बाद इस निष्कर्ष पे पहुंचा गया है कि बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, या कहा जा सकता है बिल्कुल बेसिक अंडरस्टैंडिंग की बेसिस की बात अगर करें, तो चीज क्या नजर आता है, 4 पिलर्स है। और ये 4 पिलर्स पीटी ही नहीं, मेंस की परीक्षा, इंटरव्यू और एसे, इन सभी चीजों से पूरी तरह से कनेक्टिविटी है, इसकी कनेक्टेड है। हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमी हो, ये सारी के सारी इंटरडिसिप्लिनरीज का कॉन्सेप्ट है। और ये इंटरडिसिप्लिनरीज कभी भी इंडिपेंडेंट रूप से नहीं पूछे जाते हैं। अगर हिस्ट्री का प्रश्न पूछा जाता है तो उसकी कनेक्टिविटी पॉलिटी से है, उसकी कनेक्टिविटी कल्चर से है, उसकी कनेक्टिविटी ज्योग्राफी से है, यहाँ तक कि इकोनॉमी से भी है। तो इस 4 पिलर पे आप अगर कंसंट्रेट करते हैं, तो कोई ऐसी संभावना नहीं बनती है कि आप यूपीएससी की पीटी की परीक्षा को क्रैक करते हैं। यहाँ पर एक चीज को और मैं बताना चाहूंगा, वो यह है कि पीटी एक बहुत बड़ा हर्डल है, पीटी एक बहुत बड़ा ब्रेन टेस्ट है, पीटी एक सबसे बड़ा लिटमस टेस्ट है। उसका रीजंस क्या है कि पीटी के जो क्वेश्चंस का जो डायनामिक्स है, वो 4 पैटर्न पे डिवाइड है। उस डायनामिक्स में मोर देन 67% जो क्वेश्चंस का ट्रेंड है, उस ट्रेंड में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन सिंपल नहीं होता है, वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन इस तथ्य का द्योतक है, इस चीज को रिप्रेजेंट करता है कि आपकी फैक्चुअल कंटेंट की कितनी अंडरस्टैंडिंग है। जब फैक्चुअल कंटेंट की आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो आप अपने फैक्चुअल कंटेंट को कैसे लिंक करते हैं,
एक दूसरे चीजों से कैसे जोड़ते हैं उस चीज को दर्शाता है। तीसरी चीज क्या नजर आती है कि उसका एप्लीकेशंस क्या है, और चौथी चीज क्या है कि प्रेजेंट कंटेम्प्ररी सिनारियो से उसकी कनेक्टिविटी क्या है। तो ये बेसिक्स इसका डायनामिक्स है यूपीएससी के पीटी क्वेश्चंस का। और पीटी क्वेश्चंस का जो नेचर है वो चार डिवीजन में, चार डायनामिक्स में बटा हुआ है, जिसमें एमसीक्यू है, सिंपल सा है, किसी एक शब्द का जवाब देना, चार आपके साथ प्रश्न पूछे गए उसका जवाब देना। वो सबसे ट्रिकी होता है, उसको कभी भी आप सभी आसान नहीं समझिएगा, क्योंकि एक प्रश्न के जो चार ऑप्शन होते हैं वो चारों सही होते हैं। उसमें जो सबसे मेजर कॉम्प्रिहेंडिंग प्रोसेस है वो यह है कि उसमें सबसे करीबी कौन सा है, सवाल के हिसाब से कौन सा करेक्ट है। दैट इज वन ऑफ द मास्टर क्रिटिकल एस्पेक्ट ऑफ दैट क्वेश्चन। उस क्वेश्चन की सबसे बड़ी विशेषता यह है। दूसरा जो सबसे ज्यादा जिसकी डोमिनेंसी बढ़ती जा रही है इन दिनों, वो यह है 67 to 70% स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। एक क्वेश्चन के साथ में 3 स्टेटमेंट होते हैं, और 3 स्टेटमेंट में से ये देखना होता है कि ये तीनों स्टेटमेंट क्वेश्चंस को कहाँ तक ये कंप्लीट कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं। उसमें होता क्या है कि एनालिटिकल स्किल्स की जानकारी चाहिए, और ये चीज क्या है, क्रॉस डिसिप्लिनरी या इंटर डिसिप्लिनरी कॉन्सेप्ट के ऊपर आधारित है। और ये शो करता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है, और आप अपने अंडरस्टैंडिंग को इंटरडिसिप्लिनरी के साथ कैसे कैसे कंटेन करते हैं, कैसे कनेक्ट करते हैं। ये दूसरा एस्पेक्ट ही है। और तीसरा एस्पेक्ट क्या आता है, मैचिंग। मैचिंग शो करता है कि मेंटल कैपेबिलिटी आपकी क्या है, आप किसी चीज को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे छोटा सा एग्जांपल, अगर एक छोटा सा एग्जांपल लिया जाए, महापरिनिर्वाण, अगर बुद्धिज्म का सवाल लेते हैं, महापरिनिर्वाण ये शब्द किस चीज से है और कहाँ से जुड़ा है, ये लिंकेज क्या है। तो बुद्ध से जुड़ा हुआ है, बुद्धिज्म से जुड़ा हुआ है, या फिलोसफी का पार्ट है, लाइक दिस, कि आप कनेक्ट कैसे कर सकते हैं। इसलिए इसको मैचिंग के रूप में दिया जाता है। और जो चौथी चीज है असर्शन रीजनिंग की, इन दिनों नहीं आ रही है, लेकिन प्रेसिव फॉर्म में क्वेश्चंस का स्टेटमेंट काफी लंबा है, और उस स्टेटमेंट में से किसी एक सवाल का जवाब देना। तो ये चार पैटर्न है, और चारों पैटर्न की जो मौलिकता है वो बड़ा ही स्ट्रेटेजिकली डिजाइन किया गया। अब मैं आता हूँ कि किस प्रकार से, व्हाट वे इट इज द 4 पिलर ऑफ सक्सेस। क्योंकि यूपीएससी का जो जनरल स्टडीज का पेपर है उसमें हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमी, ये चार चीजें मेन है। इसके अलावा जो मेजर चीज है उसमें क्या है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, या कह सकते हैं एवरेडी साइंस, जनरल साइंस की बात आती है। उसके बाद एक नई चीज आजकल इन दिनों आ गई है, पिछले 2013 के बाद से, इकोलॉजी इन्वायरमेंट का हिस्सा जो पार्ट है वो भी एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्रिटिकल रोल अदा करता है। और जो तीसरी चीज है वो करंट अफेयर से। तो ये जो 3 डायनामिक्स है, 3 डोमेन है, अदर देन दिस 4 पिलर, जिसमें साइंस हो गया, जिसमें इन्वायरमेंट इकोलॉजी का सेक्शन है, साइंस एंड टेक के साथ साथ, या फिर करंट अफेयर्स का है। इस सेक्शन को अगर हम देखते हैं तो इस सेक्शन से कुल मिलाकर करके 20 से 25 क्वेश्चन होते हैं, 20 to 25 क्वेश्चन होते हैं। तो अगर 20 to 25 क्वेश्चन अगर हैं इसके साथ में, तो कंडीशंस क्या नजर आता है कि यूपीएससी में एक क्वेश्चन का वैल्यू 2 मार्क्स का है। अगर 75 क्वेश्चंस अगर 4 पिलर से हैं, हिस्ट्री से हैं, ज्योग्राफी से हैं, इकोनॉमी से हैं, पॉलिटी से हैं, 75 क्वेश्चंस, तो क्या देखते हैं, 25 क्वेश्चंस या 30 क्वेश्चंस मान के चलते हैं, किस चीज के लिए है, करंट अफेयर्स का है, इकोलॉजी इन्वायरमेंट का है, साइंस का है, करंट से रिलेटेड। तो अगर 75 क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन को आप कंट्रोल करते हैं 4 पिलर के, इसका मतलब है 140 मार्क्स। तो दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग यू शुड हैव टू असर्टेन। अब मैं इस पहलू की बात करता हूं, और एनालिसिस की बात करते हैं 2014, 2015, 2016, 2017 और 2018 और 19। अगर हम 2014 की बात करते हैं तो क्या देखते हैं, ऑल टुगेदर इसकी बात अगर किया जाए तो क्या देखते हैं, हिस्ट्री में 17 क्वेश्चन, पॉलिटी में 11 क्वेश्चन, ज्योग्राफी में 12 क्वेश्चन, और 10 क्वेश्चन जो है कि नहीं इस चीज में देखते हैं, 10 क्वेश्चन हम देखते हैं इकोनॉमिक्स में। तो कुल मिलाकर अगर देखते हैं इनकी संख्या की बात करते हैं, इन टोटलिटी की बात करते हैं,
तो वो चीज क्या नजर में आता है 2014 में 4 पिलर से 50 क्वेश्चन पूछे गए हैं। किस चीज से पूछे गए हैं? हिस्ट्री से, पॉलिटी से, इकोनॉमी से, ज्योग्राफी से। 50 क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ? 100 मार्क्स। फिर क्या देखते हैं 2015 की बात करते हैं। इफ यू गो थ्रू द 2015 देयर आर 54 मार्क्स। दिस 54 मार्क्स कैरीज, you can say that 108 marks. This is what 108 marks. Again आप देखते हैं 2016 में 47 क्वेश्चन है। ये कहा जा सकता है 94 मार्क्स की बात है। 2017 में करते हैं 51 क्वेश्चन का मतलब सीधे हो जाता है 100 एबव। 52 क्वेश्चन होता है 2018 में। देखते हैं क्या है 100 एबव। और जो सबसे यूनिक बात है 120 नंबर के प्रश्न किससे हैं? 4 पिलर से, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी। दिस इज वेरी वेरी क्रिटिकल एस्पेक्ट एंड दिस इज व्हाट वी कैन से, दिस इज वेरी टिपिकल पार्ट ऑफ दैट। ये बड़ा ही टिपिकल पार्ट है। और ये चीज सामने जो नजर आता है, दिस इज वेरी वेरी डाइजी सिचुएशन कि 60 मार्क्स का मतलब क्या आप समझते हैं आप कि 15 चौके 60 यानी 15 ईच से कनेक्टिविटी इसकी है। एक एमपी बैलेंस चीज लिया गया है। और 60 का मतलब है 120 नंबर। अगर किसी बच्चे ने साइंस एंड टेक में, इकोलॉजी इन्वायरमेंट में अगर वो कुछ भी नहीं किया है, अपने इस 4 पिलर में इसने अच्छी स्कोरिंग कर ली है, तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा। इज इट क्लियर टू यू? एंड दैट इज द रीजन why I said it, the 4 pillar of success, and this is the key. This is the cornerstone, and this is the key to success in the prelims examination. So this is one part of the section you should have to be very much careful regarding that. इसके लिए आपको बहुत ज्यादा केयरफुल होना पड़ेगा कि इसको क्या है। अब क्या देखेंगे हम कि हिस्ट्री के सेक्शंस को देखते हैं हम कि हिस्ट्री के सेक्शंस में किस प्रकार से चीजों को दिखाई जाती है। इसमें क्या देखते हैं? एंशिएंट सेक्शन है, उसकी क्या देखते हैं? मेडिवल सेक्शन है। एंशिएंट सेक्शन में अलग ढंग से एम्फेसिस दी गई, अलग ढंग से एम्फेसिस दी गई। एंशिएंट पीरियड में अलग ढंग से एम्फेसिस किया गया है। और फिर क्या देखते हैं कि मेडिवल में भी। एंशिएंट हिस्ट्री की अगर बात करते हैं तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो इसमें है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में कल्चर हेरिटेज का सेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रखता है। इस कल्चर हेरिटेज की बात करते हैं हम लोग तो क्या देखते हैं कि रिलीजन, फिलोसॉफी एक सबसे बड़ा एस्पेक्ट। तो आपका फोकस मेन होना चाहिए किधर? न कि पॉलिटिकल हिस्ट्री, वॉर, बैटल्स को आप छोड़िए, स्किप करना होगा। आपको देखना क्या होगा? सिग्निफिकेंस। किस, अगर कोई बैटल की ही बात होती है तो बैटल की बात छोड़ें आप, बैटल में कितने लोग मारे गए, कितने लोग जो कहा जा सकता है बचे, उसको छोड़िए। देखिए कि सिग्निफिकेंस क्या है उस बैटल का, उस बैटल का इंपॉर्टेंस क्या है, बैटल होने का रीजन क्या है, उसका फार साइटेड इम्पैक्ट क्या है। इस कंडीशंस को देखेंगे। इसमें फिर देखते हैं हम तो प्री हिस्ट्री है, प्रोटो हिस्ट्री है। तो बेसिकली ये हिस्ट्री जब भी आप पढ़ें तो आप एक चीज हम लोग इस ध्यान को रखें कि हिस्ट्री का मतलब इट इज नॉट द स्टोरी ऑफ ए किंग एंड प्रिंसेस। हिस्ट्री का मतलब क्या है? अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पास्ट एंड देन व्हाट वी कैन से हाउ टू रिकंस्ट्रक्ट द सोसाइटी, हाउ टू रिकंस्ट्रक्ट द पॉलिटी, हाउ टू कंस्ट्रक्ट the economy, how to construct the, you can say technical aspect, even science and technology की भी अगर बात करते हैं कैसे हिस्ट्री से रिकंस्ट्रक्ट हुआ। क्योंकि प्रेजेंट टाइम की बात, आप टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो टेक्नोलॉजी की शुरुआत कहाँ से होती है? टूल से होती है। और टूल कहाँ से शुरुआत होती है? प्री हिस्ट्री से शुरू होती है। तो इस डायनामिक्स को, इस अंडरस्टैंडिंग को देखना होगा। फिर क्या देखते हैं? वैदिक कल्चर की बात करते हैं। वैदिक कल्चर की बात करते हैं तो क्या देखते हैं हम लोग कि हिंदुस्तान का जो रिलीजन है, कल्चर है, कल्चरल एस्पेक्ट है, वैल्यूज है, एथिक्स है, ये सारी की सारी चीजें एक टेस्टामेंट के रूप में पहली बार दुनिया में सामने नजर आती है। दैट इज व्हाट वैदिक पार्ट ऑफ दैट। फिर क्या देखते हैं? 6th सेंचुरी बीसी एक रिलीजियस मूवमेंट है। आंदोलन की बात करते हैं, मॉडर्न टाइम में भी मूवमेंट हुआ है फ्रीडम स्ट्रगल का। ये एंशिएंट टाइप का मूवमेंट है जब सोसाइटी को एक लिबरल आउटलुक के दृष्टिकोण से देखा जाता है, जहाँ पे जात पात, कास्ट, क्रीड सिस्टम समाप्त हो जाता है। और इसका वैल्यू इतना ज्यादा बढ़ के होता है कि आज बुद्धिज्म पूरी दुनिया में एक वर्ल्ड वाइड रिलीजन के रूप में है। साथ ही साथ इसके जो एस्पेक्ट है, टॉलरेंस है, इनटॉलरेंस की बात वर्तमान समय होती है, ये कनेक्टिविटी उनसे जुड़ी हुई। फिर क्या देखते हैं? मौर्यन एम्पायर है। मौर्यन एम्पायर की भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है मेरे
पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में, या कहा जा सकता है जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट है, पॉलिटिकल एस्पेक्ट है, इकोनॉमी है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में इसका बहुत मेजर इम्पैक्ट है। इस तरह से क्या देखते हैं कि लेगेसी ऑफ सिविलाइजेशन की बात हम लोग कर लेते हैं। इस पीरियड में हम लोग एंशिएंट पीरियड, जब मेडिवल पीरियड की बात आती है तो एक चीज को आप ध्यान रखेंगे, मेडिवल हिस्ट्री का उद्देश्य ये होता है और इसका एस्पेक्ट डायनामिक्स क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन का एज। इस ट्रांसफॉर्मेशन के एज में हम लोग फिर से देखेंगे कि जो एक एंशिएंट हिंदू सिस्टम समाप्त होता है, फॉरनर्स आते हैं, मुस्लिम कल्चर, मुस्लिम डायनेस्टी की शुरुआत हो जाती है, जिसमें लोधी से लेकर करके कहा जा सकता है दिल्ली सल्तनत से लेकर सूफिज्म, भक्तिज्म तक की बातें कही जाती हैं। तो दिस इज सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ व्हाट वी कैन से दैट मेडिवल हिस्ट्री। देन मॉडर्न हिस्ट्री की बात करते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री इज अ वेरी डोमिनेटिंग पार्ट एंड डोमिनेटिंग फीचर। इस डोमिनेटिंग फीचर में कमिंग ऑफ द यूरोपियन की बात करते हैं, यूरोपियन का आगमन होता है, ये एक बहुत बड़ा चेंज फील्स। और ये जो इन लोगों का आगमन होता है, फाउंडेशन आता है, ये मॉडर्नाइजेशन की बात होती है। और इस मॉडर्नाइजेशन के युग में सारी चीजें सामने नजर आती है, जिसको क्या देखते हैं, इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, आजादी की लड़ाई की बात करते हैं, साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो ये पूरा के पूरा डायनामिक्स जो है कि नहीं, ये एंशिएंट इंडियन, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया डोमिनेट करता है हमेशा, 50% क्वेश्चंस कंप्लीटली मॉडर्न से ही होते हैं और रेस्ट ऑफ द पार्ट जो है वो एंशिएंट और मेडिवल से होते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट पिलर ऑफ सक्सेस व्हाट आई डिस्कस टू यू, दिस इज ऑल अबाउट दैट। अब इसके बाद जो मेजर सेक्शंस को देखेंगे हम लोग, क्या देखते हैं, पॉलिटी एंड गवर्नेंस। पॉलिटी एंड गवर्नेंस का जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है, पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव है, जिसके रूट में जब जाते हैं तो अगेन वी हैव टू गो थ्रू द हिस्ट्री। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का मेकिंग या कहा जा सकता है प्रेम्बल का डेवलपमेंट, ये सारा के सारा हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स है। और पॉलिटी और गवर्नेंस ये सबसे मेजर और क्रिटिकल पार्ट है। इसका सबसे बड़ा डोमिनेटिंग रोल पीटी के साथ साथ मेंस में भी जुड़ा हुआ होता है। अगर एक बार पीटी में इसकी तैयारी कर ली जाए पॉलिटी एंड गवर्नेंस की, तो क्या देखते हैं, यू विल हैव टू डू हार्ड हाफ वर्क फॉर द मेंस एग्जामिनेशन। और जो तैयारी इसकी होती है कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल होती है, न कि शॉर्टकट मेथड होती है। यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। इस बार पीटी में अगर तैयारी कर रहे हैं तो जो जो ये बोल्डर पॉइंट में मैंने इंडिकेट किया है, ये पूरी चीजों को आप ध्यान देंगे और बार बार रिपीट करते रहेंगे। तो ये खास चीज है। ये जो सेक्शन मैंने डिस्कस किया, दिस इज ऑल अबाउट द पॉलिटी एंड गवर्नेंस। This is the second pillar of what we can say success part of that. Then another thing is what geography. This is again very instrumental and very interesting part of that. इस conditions में क्या देखते हैं कि इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों सेक्शन की बात करते हैं, जिसमें देखते हैं बेसिक्स है, लोकेशन है, लैटिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड है, इंपॉर्टेंट पोजीशंस की बात करते हैं। दूसरा सेक्शन फिजिकल फीचर है, बिना फिजिकल फीचर, और खास कर करके पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने जो बोल्डर पॉइंट मेंशन किया है, इन एस्पेक्ट को आप कभी भी किसी भी कंडीशन में आप नहीं छोड़ सकते हैं। जो ये पूरे के पूरे 5-6 सेक्शंस में विभाजित है, ये 5 सेक्शंस में ये बटा हुआ है। नेचुरल वेजिटेशन की बात करें, एग्रीकल्चर की बात करें, क्लाइमेटिक की बात कीजिए, और इसका कनेक्शन किससे है, करंट अफेयर से। अगर एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो एग्रीकल्चर का जो मेजर डेवलपमेंट है, क्या देखते हैं, गवर्नमेंट की सारी पॉलिसी से कंसर्निंग, गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च किया गया किसान क्रेडिट कार्ड से लेकर करके एग्रीकल्चर प्लानिंग, या कहा जा सकता है कि जो भी लैंड रिफॉर्म की बात की जा रही है, उन सारी चीजों से कनेक्टिविटी। रिवर सिस्टम की बात अगर करते हैं तो रिवर सिस्टम का जो कनेक्टिविटी है वो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट से है। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट की जो विशेषता है, क्या देखते हैं, डैम है, कंडीशंस क्या है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की बात होती है, फ्लड कंट्रोल की बात होती है, इरिगेशन सिस्टम की बात होती है। तो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट वी कैन से दैट रिवर सिस्टम। तो रिवर सिस्टम एक तरफ से क्या देखते हैं कि कंट्री के एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को, कंट्री के जो कहा जा सकता है रूरल इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करता है। और इस रूरल इकोनॉमी के साथ साथ क्या देखते हैं, ये प्रोजेक्ट जो है कि नहीं, हाइडल प्रोजेक्ट के रूप में खास करके पनबिजली को उत्पन्न करने में, फ्लड कंट्रोल को उत्पन्न करने में, डैम बनाने में, साथ ही साथ क्या देखते हैं, उसकी उपयोगिता होती है। और फिर क्या देखते हैं कि जब फिजिकल ज्योग्राफी को देखते हैं, दिस इज व्हाट वी कैन से जियोपॉलिटिक रीजन्स। इन दिस कनेक्शन यू शुड हैव टू बी वेरी असर्टेन, बिकॉज अभी जो रिसेंटली
खास कर करके क्या देखते हैं, इंडो चाइना, चाइना की जो समस्या आई, लद्दाख का जो समस्या आया, ये क्या देखते हैं, ये ज्योग्राफिकल जियो पॉलिटिक रीजन्स, और उसके साथ जिसको कहा जा सकता है फिंगर पॉइंट की भी बात की गई, तो गलवान घाटी की बात की गई, ये सारी की सारी चीज जियो पॉलिटिक्स सेक्शन का हिस्सा है, जो ज्योग्राफी के साथ कनेक्टिविटी किस चीज से, करंट अफेयर से। तो आपके पढ़ने का जो अप्रोच होगा वो मल्टी डायनामिक्स होगा, दैट शुड बी इंट्रोस्पेक्टिव। वो चीज क्या होगा, एप्लीकेशन बेस्ड होगा, न कि कन्वेंशनल पैटर्न को लेकर के आप यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से चलेंगे। और एनालिसिस में जिस चीज को मैंने बताया है या दिखाया है, उसकी विशेषता क्या है कि हर एक सवाल किसी न किसी एस्पेक्ट से कनेक्ट है, कोई भी इंडिपेंडेंट सवाल कभी भी यूपीएससी द्वारा नहीं पूछा जाता। तो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट वी कैन से ज्योग्राफी। देन द अनदर एस्पेक्ट, जब अनदर एस्पेक्ट की बात करते हैं ज्योग्राफी के बाद, अनदर एस्पेक्ट की बात देखते हैं, रेनफॉल भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्टेशन, ह्यूमन ज्योग्राफी, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। और इसको मैंने अलग अलग स्ट्रेंजर्स में बांटा है, और आप अपनी तैयारी करते समय इस पॉइंट को, इस एस्पेक्ट को जरूर लेकर करके चलें। तो दिस इज अनदर एस्पेक्ट ऑफ दैट। अनदर थिंग, अगर दूसरी चीज क्या आता है, इकोनॉमिक्स, ये भी एक बहुत बड़ा हिस्सा नजर आता है। इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स जो है, ये बेसिक चीज को लेके चलेंगे, इंडिया की जो इकोनॉमी है उसका नेचर क्या है, कैरेक्टर क्या है, जिसको मिक्स्ड इकोनॉमी के रूप में कहा जाता है। दूसरी चीज क्या नजर आती है, नेशनल इनकम, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करते हैं, मॉनेटरी सिस्टम की बात करते हैं, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं, फिर बैंकिंग है, इन्फ्लेशन है, फिनेंशियल मार्केट है, साथ ही साथ जो अदर एस्पेक्ट इसके नजर आते हैं हम लोग को, टैक्सेशन है, टैक्सेशन की प्रक्रिया है, बजट है, इंडस्ट्री है, इकोनॉमिक प्लानिंग है। इस पिन पॉइंटिंग टॉपिक को आप कभी भी मिस नहीं करेंगे, दैट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दैट। लेकिन इसके साथ साथ जो दो चीजों को ध्यान में रखिएगा, वो इकोनॉमिक सर्वे आप याद रखेंगे, और फिर क्या देखते हैं हम लोग, कंप्लीट बजट, क्योंकि इन दो चीजों को लेकर के चलना होगा। और एक और जो तीसरी चीज है, जो पहले प्लानिंग कमीशन हुआ करती थी, इन दिनों क्या देखते हैं, वो क्या बन गया है, नीति आयोग के नाम से चीजें बनी। तो गवर्नमेंट की जितनी भी पॉलिसी चल रही है, यूनियन गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की, यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट की जो बहुत सारी नीतियों में परिवर्तन, चेंज आ रहा है, उसको देखेंगे। वर्तमान समय में क्या देखते हैं कि खास करके जीएसटी या जब से नोटबंदी की प्रक्रिया हुई, पूरा इकोनॉमिक डाइवर्जन हुआ है, चेंज हुआ है, बहुत सारी पॉलिसीज आई है गवर्नमेंट की, बहुत सारे क्षेत्रों में, खास करके बैंकिंग, बैंकिंग मर्जर हो रहा है, बैंकिंग आरबीआई इंस्टीट्यूशन से उससे लोन लिए जा रहे हैं। तो इन सबों को एक करंट डायनामिक्स के पर्सपेक्टिव में आप जरूर देखेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट वी कैन से दैट इकोनॉमिक एस्पेक्ट, फोर एस्पेक्ट ऑफ दैट। इनके अलावा जिस चीज पे मैं डिस्कस करना चाहूंगा या बताना चाहूंगा, वो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जब भी आप, टिप्स है ये, जब भी आप कोई भी टॉपिक को शुरू करें, सपोज आपने हिस्ट्री पढ़ी 2 दिन पहले, और फिर तीसरे दिन अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, तो पहले आप पीछे जाकर के देखो कि पीछे वॉट एवर यू हैव रेड इन द पास्ट, वेदर यू आर कैपेबल टू रिकैपिचुलेट और नॉट। आप उसको रिकैपिचुलेट, आप फिर से उसको सामने रिकैपिचुलेट, या फिर से आप उसको सामने में रिवाइव कर सकते हो या नहीं, वेदर द कंटेनमेंट, यानी कह सकते हैं कि आपने जो चीज को कंटेन किया, वेदर इट इज गोइंग टू बी, इट इज गोइंग टू बी रिटेन और नॉट, ये रिटेन हो पा रहा है नहीं, इस चीज पे ध्यान देना। दूसरी चीज क्या ध्यान देनी होगी आपको, यू शुड हैव टू मेक द डिवीजन ऑफ टाइम। बच्चे बार बार पूछते हैं कि कितने घंटे पढ़े, कितने मिनट पढ़े, आप घंटे पढ़ने को, मिनट को आप भूल जाओ, आपको कंसिस्टेंसी रखनी होगी, एंड द कंसिस्टेंसी ऑफ 12 आवर इज ए मस्ट फैक्टर। आपको 4-12 घंटे का कंसिस्टेंसी मेंटेन करना होगा, क्योंकि पीटी और मेंस दोनों चीजें हैं। आप टाइम को डिवीजन कर लीजिए, डिवाइड कर लीजिए कि पीटी हर दिन पढ़ना होगा आपको, मेंस को भी हर दिन देखना होगा। मेंस का मतलब है कि इंटेंसिव, जो कहा जा सकता है डिस्क्रिप्टिव पार्ट है। दिस इज द वे यू शुड हैव टू गो विथ आइडियाज विथ दैट। Okay, I think it will help you a lot. Whatever you feel difficulty, please write for the www.mastersis.in website को भी डाउन करें, देख लीजिए। And thank you. Keep it healthy and fine in this COVID situation. Thank you.